गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था क्या? बायोटेक्नोलॉजी। कल मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजिकल टेक्निक का क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ऐसी बायोलॉजिकल टेक्निक, ऐसी विज्ञान की वो तकनीकें जिन्हें हम किसके लिए, ह्यूमन के, इंसानों के फायदे के लिए क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। फिर हमने बताया बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दी थी? कार्ल इराकी। उसके बाद मैंने तुम्हें बताना स्टार्ट किया था कि बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। उसमें मैंने बताया प्लांट टिश्यू कल्चर, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। उसमें से हमने कल पढ़ी थी प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ लिया था, उसके बाद हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आज जो नई ब्रांच हम पढ़ेंगे वो है कौन सी? फोर्थ है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है? इसमें कोशिका विज्ञान। क्या होता है ये? कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए सेल क्या होती है। तो सेल क्या होती है? सेल इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कोशिका क्या होती है? एक ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। अब सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सेल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनली पढ़ते हैं। पहले तो हम क्या पढ़ते हैं? दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। तो हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की स्टडी करनी है। व्हाट इज प्रोकैरियोट्स, व्हाट इज यूकैरियोट्स, तो हम किसमें स्टडी करते हैं? सेल बायोलॉजी, ठीक है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट हो? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्या हो? एब्सेंट हो, उन्हें तो बोलते हैं प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं यूकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ऑर्गेनली एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है। तो हम इसमें किसके स्टडी कर रहे हैं? सेल बायोलॉजी में। एक तो हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। दूसरा हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनली। ऑर्गेनली मतलब कोशिकांगों की अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कोशिकांगों, ठीक है। अभी कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूक्लियस, पहला तो कोशिकांग न्यूक्लियस मीन्स केंद्र, न्यूक्लियस। दूसरा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा, यदि प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा गोल्गी बॉडी, ठीक है। राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, ये सारी क्या है? ऑर्गेनली है। तो जब भी आप लिखें न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल ऑर्गेनली ऑफ ए सेल। सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्र, जो क्या करता है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब आनुवांशिकी सूचनाओं को क्या करता है? स्टोर करके रखता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। वो कौन सा होता है? न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप का? न्यूक्लियस इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। बीच में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस, जो क्या करता है? आरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये क्या है? इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्र की झिल्ली, केंद्र का झिल्ली। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्र का द्रव्य, ठीक है। और न्यूक्लियोलस
ठीक है, ये क्या करता है, न्यूक्लियस का क्या काम है, मेनली आरआरएनए सिंथेसिस। दूसरा ये क्या करता है, इसका मेनली काम क्या होता है न्यूक्लियस का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी का प्रोडक्शन, पावर हाउस ऑफ एटीपी किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसकी भी डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ एटीपी, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ एटीपी, कोशिका का शक्ति ग्रह। ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, कैसी ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी में क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली समान संरचनाओं में फोल्ड हो जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, F0 F1 पार्टिकल। ये क्या है, F0 F1 पार्टिकल, ये क्या है, F0 F1 पार्टिकल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम। क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम। ठीक है, सेल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनेली की स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, फोटोसिंथेसिस के काम आती है, फोटोसिंथेसिस के काम आती है। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के नेक्स्ट ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है, क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का। क्या काम करता है क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी कौन सी होती है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकॉइड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकॉइड्स, और स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड्स, मतलब थाइलेकॉइड्स के गट्ठर को क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं, एक गट्ठर होगा तो उसको बोलेंगे ग्रेना। ठीक है, ये बहुत सारे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं तो इनको क्या बोल देते हैं, एक प्रेजेंट होगा तो उसको ग्रेना, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, अटैच होंगे किससे, स्ट्रोमा लैमेली से, तो उन्हें क्या बोलेंगे, ग्रेना। ठीक है, समझ में आया। एक क्या होता है, एक गोला, एक रिंग शेप स्ट्रक्चर, उसे तो हमने क्या बोल दिया, थाइलेकॉइड। स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक है, और बहुत सारे ग्रेनम आपस में किसके थ्रू अटैच हो जाए, स्ट्रोमा लैमेली के थ्रू अटैच हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ये ग्रेनम थाइलेकॉइड्स जिस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में, जिस द्रव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस भी दो तरीके से होती है, या तो चलती है डार्क रिएक्शन या फिर चलती है लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है, या तो चलती है लाइट डार्क रिएक्शन या फिर चलते हैं ये कैसे, लाइट रिएक्शन में। अब लाइट रिएक्शन भी कैसी होती है, दो तरह की होती है। ठीक है, दो तरह की, एक तो होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन और अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसके जो चक्रीय फॉस्फोराइलेशन हो, अचक्रीय हो, डार्क हो, लाइट रिएक्शन हो, इन सारी रिएक्शंस के जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूबिस्को में। डार्क रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम रूबिस्को। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में। मैंने कहा कि जितने भी फोटोसिंथेसिस के एंजाइम है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्ट्रोमा में। तो फोटोसिंथेसिस का एक एंजाइम रूबिस्को भी होता है, डार्क रिएक्शन में यूज होता है, कहाँ प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा में। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने जो बताया आपको सेल बायोलॉजी में क्या मतलब, इन सबका क्या करना है आपको, पहले मैंने तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने तुम्हें काम बताया, उसके बाद एप्लीकेशन बताई कि सेल बायोलॉजी में कहाँ यूज हो रहा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहाँ यूज हो रहा है, और बायोकेमिस्ट्री में कहाँ यूज हो रहा है। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला है सेल बायोलॉजी में कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज है। ठीक है, तो इनका क्या करना है, एक एक पैराग्राफ लिखना है हमें क्या करना है, इन सब के बारे में एक एक पैराग्राफ, कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, व्हाट इज सेल बायोलॉजी, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज प्लांट टिश्यू कल्चर, इन सब के बारे में हमें एक एक पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो कौन सी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पुनर्योजक डीएनए तकनीक, पुनर्योजक
डीएनए तकनीक, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेसिकली मीन क्या होता है, हम एक होस्ट ऑर्गेनिज्म, एक क्या है हमारा डोनर ऑर्गेनिज्म, क्या है डोनर ऑर्गेनिज्म। डोनर ऑर्गेनिज्म मतलब जिससे जो क्या हो दाता हो, जो क्या हो देने वाला हो। उस डोनर ऑर्गेनिज्म में क्या थी, हमारी पसंद की क्या थी, जीन थी, डिजायर्ड जीन थी, ठीक है। इस डोनर ऑर्गेनिज्म से हमने क्या किया, अपने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया। जो हमें पसंद थी वो जीन हमने क्या कर ली, इससे आइसोलेट कर ली। किससे, डोनर ऑर्गेनिज्म से हमने अपने डिजायर्ड जीन को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद जीन होगी, ठीक है, इस तरीके से ये जीन है, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। इसमें कट कर दिया, किससे, कट किससे करते हैं, कट करने का काम हमेशा जो एंजाइम करता है वो कौन सा करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को दूसरा क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, आणविक कैंची। यदि क्वेश्चन आ जाए ऐसे एंजाइम का नाम बताओ जिसे आणविक कैंची कहा जाता है, तो हम किसका नाम बताएंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने इस डीएनए को क्या कर दिया, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। कट करने के बाद अब हम इसको इंसर्ट कराएंगे, किसमें, इंसर्ट कराएंगे वेक्टर्स में। वेक्टर्स क्या होते हैं, क्लोनिंग व्हीकल्स। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी क्या याद रख लो कि ये क्या होते हैं, क्लोनिंग व्हीकल। क्लोनिंग मतलब सेम टाइप के जो डीएनए है उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज कर देंगे। एक है अभी हमारे पास, अभी हमने डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से एक डीएनए आइसोलेट किया, उसकी क्या कर देंगे, मल्टीपल कॉपीज बना देंगे। एक काम तो ये करेंगे। दूसरा, डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म जो हमने किससे, डोनर ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है, उसको किसमें ट्रांसफर, व्हीकल। व्हीकल का मतलब जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। मोटरसाइकिल है आपके घर में या कार है, वो आपको क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसी तरह व्हीकल, क्लोनिंग व्हीकल, वेक्टर्स का क्या काम है, डिजायर्ड जो जीन है हमने डोनर ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है, उसे डोनर से कहां पहुंचाएंगे, रेसिपिएंट सेल से, मतलब ग्राही कोशिका। कहां पर, रेसिपिएंट सेल। इसी पूरी टेक्निक को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब डोनर ऑर्गेनिज्म है, एक दाता कोशिका है, उससे हमने क्या किया, डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया, फिर उसको कट किया, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, या फिर बोलते हैं आणविक कैंची। क्या बोलते हैं, आणविक कैंची, ठीक है। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, कट करने के बाद इसको किसमें इंसर्ट कराया, वेक्टर्स में। वेक्टर्स इज नोन एज क्लोनिंग व्हीकल। क्लोनिंग व्हीकल वो व्हीकल्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। वो व्हीकल्स जो डिजायर्ड जीन को के नंबर्स को इंक्रीज करके उनको किसके अंदर इंसर्ट करा दे, रेसिपिएंट सेल्स, ठीक है। ये पूरी टेक्निक क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या काम है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ये डिजायर्ड जो, जैसे क्या हो, एक जीन है, ठीक है, वो एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट के अंदर हमें अपने हाई ईल्ड मतलब उत्पादकता अच्छी चाहिए उसकी, ठीक है। उत्पादकता मतलब फ्रूट्स उसका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फ्रूट्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसे यदि हमें वैरायटी ऑफ प्लांट की चाहिए, तो हम एक दूसरा प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या हो रही है, जिसके फ्रूट्स, जिसका फल क्या है, छोटा है, और एक ऐसा प्लांट है जिसका फल क्या है, बड़ा। तो जिसमें से बड़ा फल जिससे उग रहा है, जिस प्लांट से, उसमें से हम उस जीन को क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, और हमने किसमें डाल दिया, छोटे फल वाले पादप में। अब जो जिसमें छोटा फल हो रहा है उसमें वो बड़े वाली जीन चली गई ना, तो अब जो फल का साइज होगा वो कैसा होगा, बड़ा। और जो टेक्निक यूज कर रहा है वो कौन सी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ टाइप ऑफ, इज अ ब्रांच ऑफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में भी यही काम होता है। इसमें क्या होगा, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट है, ठीक है, समझना एक बार। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो हम ले सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या ले सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट ऑब्टेन करना। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट ऑब्टेन करना। इंसेक्ट रेजिस्टेंट मतलब
कीट प्रतिरोधी पादपों की किस्में तैयार करना, कीट प्रतिरोधी पादपों की किस्में तैयार करना। अब इसका सबसे जो एग्जांपल है वो क्या है, बीटी कॉटन। नाम सुना होगा बीटी कॉटन का, ठीक है। बीटी कॉटन क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजियंसिस। क्या है, बैसिलस थुरिंजियंसिस। क्या है, बैसिलस थुरिंजियंसिस। इस बैसिलस थुरिंजियंसिस से एक प्रोटीन, एक जीन आइसोलेट की जिसका नाम था क्राइजीन। क्या था, क्राइजीन, ठीक है। और इस क्राइजीन को किसमें इंसर्ट कर दिया, कॉटन प्लांट, कॉटन मतलब कपास के पौधे में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इस क्राइजीन में क्या कैपेबिलिटी थी, ये टॉक्सिक जीन थी। जैसे कोई अब दूसरा पहले क्या था कि कॉटन का प्लांट था, कपास के पौधे थे, इन कपास के पौधों को कोई भी इंसेक्ट आता था और उसकी वैरायटी को क्या कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था। अब इस कॉटन वाले प्लांट में हमने क्या डाल दी, क्राइजीन। क्राइजीन कैसी है, टॉक्सिक है, किसके लिए, इंसेक्ट के लिए, ठीक है। एक बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजियंसिस, एक बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजियंसिस, उससे हमने एक जीन आइसोलेट की जिसे क्या बोला, क्राइजीन। और ये क्राइजीन किसके लिए टॉक्सिक है, इंसेक्ट के लिए। किसके लिए टॉक्सिक है, इंसेक्ट के लिए, ठीक है। और इस बैसिलस थुरिंजियंसिस से हमने कौन सी जीन आइसोलेट की, क्राइजीन, और क्राइजीन को किसमें डाल दिया, कॉटन के प्लांट में। और ये क्राइजीन किसके लिए टॉक्सिक है, इंसेक्ट के लिए, ठीक है। अब जैसे ही कोई बैक्टीरिया, जैसे ही कोई इंसेक्ट, सॉरी, जैसे कोई इंसेक्ट कॉटन प्लांट को, ऐसा कपास का पौधा जिसमें ये जीन प्रेजेंट है, उसको खाएगा तो वो क्या करेगी, ये क्राइजीन टॉक्सिक हो जाएगी किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। और इंसेक्ट क्या हो जाएगा, किल करने हो जाएगा, ठीक है। तो वही जीन, वही कॉटन प्लांट जो पहले उस इंसेक्ट के लिए क्या था, वो इंसेक्ट उस प्लांट को खत्म कर देता था। अब जैसे ही वो प्लांट को खाएगा वो इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर दी, उसका नाम हमने रखा बीटी कॉटन। बीटी क्यों, बैसिलस थुरिंजियंसिस, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है बीटी स्टैंड फॉर, बीटी का मीन क्या है, तो आप यहाँ पे बताएंगे बैसिलस थुरिंजियंसिस। और कौन सी जीन आइसोलेट की है बैसिलस थुरिंजियंसिस से, क्राइजीन। और किसमें इंसर्ट की, कॉटन के प्लांट में, ठीक है। अब जैसे ही कॉटन के प्लांट को कोई इंसेक्ट इन्फेक्ट करेगा, वो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं टोमेटो, ठीक है। टोमेटो की एक वैरायटी है जिसका नाम है फ्लेवर सेवर। क्या है, फ्लेवर सेवर। अब फ्लेवर सेवर वैरायटी में देखो, टमाटर होता है, टमाटर के ऊपर का जो छिलका होता है वो कैसा होता है, यदि सॉफ्ट टमाटर होते हैं वो क्या होता है, जल्दी से पिघल जाते हैं, ठीक है। पिघल क्या जाते हैं, पिचक जाते हैं, ठीक है, पिचक जाते हैं। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप टमाटर को ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो टमाटर पिचक जाएगा, खराब हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, रोटन हो जाएगा, गल जाएगा। तो क्या उस टमाटर को कोई परचेज करेगा क्या, तो किसानों को क्या होगा, नुकसान। तो क्या होगा, उस टमाटर के जो ऊपर का जो कोटिंग है, जो सीड, उसका जो कोट है, उसको क्या कर दो, टफ कर दो, थोड़ा सा क्या कर दो, हार्ड कर दो। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में वो क्या नहीं थे, पिचके नहीं, गले नहीं, ठीक है। तो जब वो दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसका टमाटर क्या नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, तो सॉरी पिचकेगा नहीं, ठीक है। तो जो उसके कोट को टफ बनाता है, उसके कोट को जो टफ बनाता है वो कौन सा होता है, पॉलीगैलेक्टोयूरेनिक एसिड, पॉलीगैलेक्टोयूरेनिक एसिड, ठीक है। तो इस पॉलीगैलेक्टोयूरेनिक एसिड की जीन को, इस पॉलीगैलेक्टोयूरेनिक एसिड की जीन को हमने क्या कर दिया, टोमेटो में इंसर्ट कर दिया। अब ये टोमेटो का जो कोट था, बाहर का जो कोट है वो क्या रहेगा, टफ होगा, जिसके कारण टमाटर जल्दी से क्या नहीं होगा, गलेगा नहीं। ऐसे टमाटर को क्या बोला, फ्लेवर सेवर टमाटर। और ये जो प्लांट, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की हमने, जो हमने टफेस्ट टमाटर डेवलप किया, वो किसके थ्रू किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इनके बारे में हम क्या करेंगे, एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आपको समझ में आना चाहिए कि हमने जो अभी तक पढ़ा, ठीक है, वो क्या क्या पढ़ा, समझ में आ गया इतना, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।